become death, the destroyer of worlds. वर्ल्ड वार 2 में न्यूक्लियर बम बनाने वाला ऐसा साइंसदान जिसने इंसानियत को दुनिया से मुकम्मल तौर पे ख़त्म करने का बंदोबस्त किया, और शायद आज दुनिया उसी वेपन के रहमो करम पे है। किसे मालूम था कि 22 अप्रैल 1904 को न्यूयॉर्क में पैदा होने वाला बच्चा इस दुनिया की हिस्ट्री बदल के रख देगा। रॉबर्ट ओपनहैमर अपने बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट था और उसने अपने कैरियर के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का इंतखाब किया। रॉबर्ट ओपनहैमर को जे थॉमसन के साथ भी हार्वर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में काम करने का मौका मिला। जे थॉमसन वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया और एटॉमिक स्ट्रक्चर के नॉलेज में इनकलाब बर्पा किया। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले एटम के स्ट्रक्चर से मुतल्लिक दुनिया में बहुत कम मालूमात पाई जाती थी, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को बुनियाद बना के बाद में काफ़ी साइंटिस्ट ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे बहुत ज़्यादा काम किया। ओपनहैमर एज ए प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स भी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में काम करता रहा। इसके साथ साथ 1930 में उसने क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम फील्ड थ्योरी में बहुत काम किया। यही रीजन थी कि वो साइंटिफिक कम्युनिटी में काफ़ी रिस्पेक्ट से जाने जाते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ओपनहैमर को यूएस की तरफ से एक इंतहाई सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए सिलेक्ट किया गया, जिसमें दूसरे बड़े बड़े साइंसदान जैसा कि आइंस्टाइन और नील बोहर भी शामिल थे, मगर ओपनहैमर को एज ए साइंटिफिक डायरेक्टर ऑफ दिस प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया गया। इनफैक्ट इस सीक्रेट प्रोजेक्ट, जिसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, इसमें मुख्तलिफ तजर्बाकार साइंसदानों ने मिलकर एक ऐसा वेपन बनाना था जिसके जरिए किसी भी तरह जापान को वर्ल्ड वार 2 में शिकस्त दी जा सके। ओपनहैमर और उसकी टीम ने आखिरकार 4 साल की मुसलसल मेहनत के बाद जुलाई 1945 को वो हथियार बनाने में कामयाब होगी जिसे एटम बम का नाम दिया गया। एटम बम में यूरेनियम 235 को यूज करके फिशन रिएक्शन कराया गया ताकि चेन रिएक्शन डेवलप किया जा सके। यूरेनियम 235 का न्यूक्लियर बम के लिए ये पहला यूज था जिसकी तबाही का अंदाजा अभी तक किसी को भी नहीं था। इवन के ओपनहैमर भी नहीं जानता था कि इस बम का डिस्ट्रक्शन वॉल्यूम क्या हो सकता है। ये सब ट्रिनिटी साइट के टेस्ट के बाद अंदाजा हुआ कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट में इंसानियत की डिस्ट्रक्शन का पहला कैपिटल सोर्स तैयार किया जा चुका है। इट वाज बिगेस्ट इन्वेंशन इन द मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, क्योंकि अगर देखा जाए तो ह्यूमन बॉडी को रोस्ट होने के लिए सिर्फ 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और इवन आयरन को मेल्ट होने के लिए 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है, जबकि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से पैदा होने वाला टेम्परेचर तो 4000 डिग्री सेल्सियस से भी कहीं ज़्यादा मैयर किया गया। इसके अलावा एटॉमिक बॉम्ब की एक्सप्लोजन से पैदा होने वाली शॉक वेव्स, जो कि रास्ते में आने वाली हर चीज़ को मिलियामेट कर देती है, उनका डायमीटर भी 40 किलोमीटर से ज़्यादा मैयर किया गया। शॉक वेव्स और टेम्परेचर के साथ साथ न्यूक्लियर रेडिएशन का इम्पैक्ट तो 100 ऑफ किलोमीटर तक नोट किया गया। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हाउ मच एन एटॉमिक बॉम्ब कैन कॉज डिस्ट्रक्शन टू एनी प्लेस। ताहम ट्रिनिटी साइट पे एटम बम की तबाही देखने के बाद ओपनहैमर को एहसास हुआ कि उसने गलती कर दी ये वेपन डिस्कवर करके, क्योंकि इससे इंसानियत को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था अगर इनको यूज़ किया गया तो। बट इट वाज टू लेट। एटम बम की डिस्ट्रक्शन को ऑब्जर्व करने के बाद उसने हिंदू स्क्रिप्चर से ये सेंटेंस बोला, Now I am become death, the destroyer of worlds. एटम बॉम्ब, जो कि जुलाई 1945 में बनाया गया, यूएसए ने वर्ल्ड वार 2 में एक मंथ के बाद यानी अगस्त 1945 को जापान के 2 बड़े सिटीज हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया, जिसका नतीजा दोनों सिटीज की मुकम्मल तबाही था और हुआ भी। एज ए रिजल्ट वर्ल्ड वार 2 तो ख़त्म हो गई, लेकिन मुख्तलिफ कंट्रीज़ ने इस वेपन की तैयारी के लिए दिन रात एक कर दिया और ऐसे न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार कर लिए जिनके ज़रिए छोटे छोटे कई कंट्रीज़ विद इन सेकेंड ख़त्म किए जा सकते हैं। रशिया के सौर बम्बा को ही देख लीजिए, जो कि दुनिया का मोस्ट पावरफुल बॉम्ब समझा जाता है, और रशियन गवर्नमेंट का दावा है कि इसके जरिए इंग्लैंड जैसे बड़े कंट्रीज को 3 से 5 सेकंड में डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जो बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी में इस्तेमाल किए गए लिटिल बॉय और फैट मैन, जो कि एटॉमिक बॉम्ब्स के कोड नेम थे, इनसे कई हजार गुना ज़्यादा पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव है। रशियन सरकार का ये भी कहना है कि सौर बॉम्ब अभी जो मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर वेपन है वो अपनी ओरिजिनल कैपेसिटी से सिर्फ हाफ कैपेसिटी में तैयार किया गया है। इमेजिन कीजिए अगर वो फुल कैपेसिटी में तैयार हो जाए तो कितना खतरनाक हो सकता है। वाकई अगर इन तमाम फैक्ट्स को देखा जाए तो ओपनहैमर की स्टेटमेंट आई एम डिस्ट्रॉयर्स ऑफ द वर्ल्ड दुरुस्त साबित होती दिखाई देती है। ओपनहैमर ने अमेरिका को वर्ल्ड वार 2 जीतने में सबसे अहम किरदार अदा किया और इस वजह से यूएसए वर्ल्ड सुपर पावर बन गया। मगर ओपनहैमर
हैमर पे बाद में कुछ एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ के इल्ज़ामात लगे, जिसके सबब ओपन हैमर की लॉयल्टी यूएसए के लिए मशकूक हो गई। शायद वो यूएसए का अच्छा सिटीजन तो नहीं रहा था और उसकी यूएसए में रिस्पेक्ट भी जाती रही, लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी में उन्हें हमेशा रिस्पेक्ट की निगाह से देखा जाता है। वो इस डिफेम के साथ ही 1967 को गले के कैंसर की वजह से न्यू जर्सी में अपनी आखिरी सांस को पहुंच गया और वो सांस ले ली। एटम बॉम्ब की डिस्कवरी की वजह से ओपन हैमर को 20वीं सदी का ग्रेट साइंटिस्ट माना जाता है। ओपन हैमर के बारे में मज़ीद डिटेल जानना चाहते हैं तो क्रिस्टोफर नोलन की हाल ही में रिलीज़ की गई मूवी ओपन हैमर को ज़रूर देखें। अगर देखा जाए तो ओपन हैमर शायद ना चाहते हुए भी इंसानियत दुश्मनी में हिटलर से ज़्यादा काम कर गया है, क्योंकि हिटलर की आइडियोलॉजी तो उसके साथ ही दफन हो गई किसी हद तक, मगर ओपन हैमर का वेपन दिन रात ताकतवर से ताकतवर होता जा रहा है और इंसानियत के सर पे एक तेज धारी तलवार की तरह हर वक्त मौजूद है। लेकिन जो लोग ओपन हैमर को डिफेंड करते हैं उनका ये कहना है कि ओपन हैमर ही था जिसने दुनिया को मजीद जंगों से बचाया, क्योंकि एटम बॉम्ब के इस्तेमाल के खौफ से अब दुनिया किसी भी जंग में जाने से डरती है, क्योंकि जो एटम बॉम्ब अब तैयार हो चुका है इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में किसी एक मुल्क का नुकसान नहीं बल्कि पूरे प्लेनेट ज़मीन की तबाही का सबब बनेगा। ओपन हैमर के बारे में जानने के बाद आप उसको हीरो मानते हैं या विलन, इसका फैसला आपके हाथ में है और हमें इस फैसले से ज़रूर आगाह करें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।